हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। और बेटा डार्क इस लेक्चर सीरीज में आज यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 4 में जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 2 का, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है बी ट्री। आप पहले पढ़ चुके हैं बी ट्री डेटा स्ट्रक्चर में, तो काफी कुछ रिलेटेड वही चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर जो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ी थी हमने। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री क्या होती हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बी ट्री में अगर हमें किसी नए नोड को इंसर्ट करना होता है, कोई की इंसर्ट करनी होती है, तो उसके लिए क्या क्या ऑपरेशंस हम फॉलो करते हैं। और उसके बाद फिर एकेटीयू में जो इसके पीवाईक्यूज आए हैं, डाक के पेपर पे जो बी ट्री जिस तरह से पूछा गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बी ट्री पढ़ते क्यों है ये हमें पता होना चाहिए, है ना। हमने इतने सारे ट्रीज पढ़े, अभी रिसेंटली हमने एक आरबी ट्री पढ़ा है, उससे पहले डेटा स्ट्रक्चर में आपने एवीएल ट्री पढ़ा था, बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा था। तो देखिए बेटा, जितनी भी मैं बाइनरी सर्च ट्री से डिस्कशन स्टार्ट करती हूँ, है ना। बेसिकली जो आपका बी ट्री होता है उसको कहते हैं बैलेंस्ड ट्री। बी ट्री मीन्स बैलेंस्ड ट्री, ठीक। या इसको एमवे बैलेंस्ड एमवे सर्च ट्री भी बोल देते हैं। बी ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ बैलेंस्ड एमवे सर्च ट्री। ठीक है, ये दोनों ही बी ट्री के नाम है। अब देखिए, इससे पहले हमने बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा था, है ना। बाइनरी सर्च ट्री क्या कहता था, देखिए क्या होता था बाइनरी सर्च ट्री कि भाई आप अगर कोई, मान लीजिए आपने एक कोई ट्री बनाया, ये ट्री है ना, ये ट्री है। तो बाइनरी सर्च ट्री ये कहता था कि जो रूट है उसकी, मान लीजिए किसी भी नोड की मैं बात करूं, सपोज दिस इज 20, तो इसके लेफ्ट में सारे इससे छोटी कीज होंगी, है ना। जैसे मान लो इधर आ गया 15, इधर आ गया 12 और इधर आ गया 18, तो ये सारे के सारे इससे छोटे हैं। किसी भी नोड का जो लेफ्ट सब ट्री होगा उसकी सारी जो वैल्यूज होंगी, सारी कीज होंगी, वो उस नोड से की वैल्यू से कम होंगी, और राइट सब ट्री जो होगा वो उससे बड़ा होगा, है ना। तो ये 25 है, तो मान लो ये है आपका 22 और ये है 28। इस तरह से ये एक बाइनरी सर्च ट्री बन गया। अब क्या था कि एक नोड में सिर्फ एक ही की को आप स्टोर कर सकते हो, पहली चीज। और देखिए, एक हर नोड में एक सिंगल सिंगल वैल्यू आपने स्टोर करी हुई है ना। और साथ साथ एक जो पेरेंट है या एक नोड है उसके मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, है ना। बाइनरी ट्री क्या कहता है कि या तो 0 चिल्ड्रन होंगे, या 1 होगा, या फिर 2 चिल्ड्रन होंगे। 2 से ज्यादा चिल्ड्रन नोड किसी भी नोड के पॉसिबल नहीं थे। अब इसमें क्या था, ये तो एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री नजर आ रहा है। बाइनरी सर्च ट्री और कैसे बना सकते थे हम, इस तरह भी आपने देखा था लास्ट में जब बताया था, इस तरह से 25, 30, 35, है ना, 40 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, राइट स्क्यूड, है ना। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट डायरेक्शन में बना लूं इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट स्क्यूड। तो प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली ये सारे ट्रीज हम बना क्यों रहे हैं। देखिए बेटा, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़े, उनको पढ़ने का जो पर्पस था वो ये था कि हमारे पास कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा है, उस डेटा को हमें स्टोर करके रखना है। जब हम डेटा को स्टोर करेंगे तो मेमोरी में उस डेटा को हम किस तरह से अरेंज करें, किस स्ट्रक्चर में, किस ऑर्गेनाइजेशन में रखें कि उस डेटा के ऊपर जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करें वो ऑपरेशंस एफिशिएंटली परफॉर्म हो जाए। मतलब कैसे ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपको कोई नया वैल्यू ऐड करना है, तो आप उसमें इजीली जल्दी से जल्दी कम टाइम में आप वो नई की को या नई कोई वैल्यू को स्टोर कर पाए। दूसरा, आपको ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करना है ना। किसी इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है, आपको कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू को सर्च करना है कि वो कहाँ है। तो कुल मिला के सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, ये मल्टीपल ऑपरेशन जो आप किसी डेटा पर करना चाहते हैं वो एफिशिएंटली आप कर पाए और कम टाइम में कर पाए, तो उसके लिए आप डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। तो ट्री इज वन ऑफ देम, है ना। अब बाइनरी सर्च ट्री क्यों आया कि सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस ये कर देता है। कैसे भाई, आप बाइनरी सर्च ट्री बिल्कुल बाइनरी सर्च वाले पैटर्न पे काम करता है कि आप अगर किसी भी नोड को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए सर्च करना चाह रहे हैं, तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी यही होती है कि रूट नोड या किसी भी नोड के लेफ्ट सब ट्री में उससे सारी छोटी वैल्यूज हैं। अब मान लीजिए आपको 12 को सर्च करना है, तो आपने 12 को पहले 20 से कंपेयर किया, 12 20 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, राइट सब ट्री में सर्च करेंगे, लेफ्ट सब ट्री, इसमें लेफ्ट सब ट्री में सर्च करेंगे, राइट वाले सब ट्री में सर्च नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम का साइज था उसको हमने हाफ कर दिया।
है ना। इसकी साइड हम सर्च ही नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट 15 से कंपेयर करेंगे। 12 15 से छोटा है तो 15 से के फिर लेफ्ट में सर्च करेंगे। सो सिर्फ 3 कंपैरिजन में हमें आपका जो 12 है जिसको हम सर्च कर रहे थे वो हमें मिल गया। ठीक बात है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑपरेशन की बात करूं तो जो बाइनरी सर्च ट्री है यहां पर इस ट्री में अगर मैं सर्चिंग कहूं, इंसर्शन कहूं, डिलीशन कहूं तो लॉग एन टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि इस ट्री की जो हाइट होगी वो होगी लॉग एन। एन क्या है? नंबर ऑफ नोड्स, है ना। इस ट्री की जो हाइट है वो है लॉग एन और उतनी हाइट के बराबर टाइम मुझे इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने में लगेगा। लेकिन अगर ये ऐसा होता तो मुझे इसकी हाइट कितनी होती? जितने नोड होते उतनी इसकी हाइट होती। तो नेचुरली मुझे करना क्या है? मुझे ट्री को बैलेंस करना है ना। अब इस बैलेंसिंग के लिए हमने एवीएल ट्री पढ़ा था पहले, फिर हमने आरबी ट्री पढ़ा, उसके बारे में सारा डिस्कशन हम कर चुके। तो अब मुझे ये बताओ, जब इतने सारे ट्री हम पढ़ चुके तो अब ये एक नया बैलेंस्ड ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, जब हमारे पास ऑलरेडी दो बैलेंस ट्री हैं, एवीएल भी है हमारे पास और हमारे पास रेड ब्लैक ट्री भी है। ठीक है बेटा। तो अब देखो प्रॉब्लम कहां है। ये सारे जितने भी ट्री हमने अभी तक पढ़े ये कब ज्यादा एफिशिएंटली यूज होते हैं? जब आपके पास डेटा कम हो। अगर कम डेटा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, तो दैट डेटा कैन बी स्टोर्ड इनटू द रैम। अगर डेटा रैम में है तो रैम में ये सारा काम आप, ये जो ट्रीज की फॉर्मेशंस है इस तरह आप डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो रैम के अंदर ये काम इजीली हो जाएगा, है ना। अगर लेकिन आपका डेटा ज्यादा है तो ज्यादा अगर है तो बेटा डेटा को आप कहां रखेंगे? डिस्क पे रखेंगे, हार्ड डिस्क पे रखेंगे, है ना। अब हार्ड डिस्क पे अगर ज्यादा डेटा आपने रखा हुआ है, इस केस में क्या है, मान लो आपको अगर मान लीजिए 22 को सर्च करना है तो पहला ऑपरेशन आपने पहला मेमोरी एक्सेस यहां किया, फिर दूसरा मेमोरी एक्सेस यहां किया, तीसरा मेमोरी एक्सेस यहां किया, है ना। तो जितने इसमें लेवल्स हो रहे हैं उतने लेवल पर मेमोरी एक्सेस आपको करने की जरूरत है। ठीक बात है। अगर मैं रैम के अंदर मेमोरी को एक्सेस कर रही हूं तो टाइम कम लगेगा क्योंकि रैम जो होती है वो कंपैरेटिवली फास्टर होती है हार्ड डिस्क से। लेकिन अगर डेटा हार्ड डिस्क के अंदर है तो आप जितने ज्यादा कंपैरिजन करेंगे उतने ही ज्यादा आईओ ऑपरेशन आपको करने पड़ेंगे, मेमोरी एक्सेस, डिस्क एक्सेस करना पड़ेगा और डिस्क एक्सेस में आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। अब उस चीज को रिड्यूस करने के लिए क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक नोड में मल्टीपल कीज को इंसर्ट करा लें, है ना। एक ही नोड में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराएं और साथ साथ हम क्या कहें कि भाई एक लेवल पर अभी तक तो 2 ही नोड थे, क्या ऐसा हो सकता है कि एक लेवल पर मल्टीपल नोड्स आ जाए, 2 से ज्यादा नोड्स आ जाए और एक ही नोड के मल्टीपल चिल्ड्रन बन जाए। ठीक बात है। एक ही नोड में मल्टीपल कीज भी स्टोर हो जाए। हम ऐसा कुछ कर पाते हैं तो ऐसे ट्री को कहते हैं एम-वे ट्री, है ना। एम क्या है इसमें? एम इज द ऑर्डर ऑफ द ट्री। एम इज द ऑर्डर ऑफ बी ट्री, ये कह सकते हैं, ये इसका ऑर्डर है। ठीक बात है। तो हम क्या कहते हैं कि मैक्सिमम एम चिल्ड्रन किसी भी नोड के हो सकते हैं। अब एम की जो वैल्यू दी होगी उसके हिसाब से हम देख लेंगे कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, बी ट्री क्या है? एक फैट ट्री है। बी ट्री इज अ फैट ट्री जिसमें ये नंबर ऑफ लेवल्स जो होते हैं, ये जो ट्री की हाइट होती है वो कम हो जाती है नेचुरली। एक की में आप मल्टीपल कीज को स्टोर, एक नोड में मल्टीपल कीज को स्टोर करा सकते हैं और जितनी की होंगी उससे ज्यादा एक ज्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन उस नोड के पॉसिबल हैं। कैसे? देखिए, सपोज मैंने यहां पर 20, 30 और 40 3 कीज मैंने इसमें स्टोर कराई तो इसके 4 चिल्ड्रन हो सकते हैं, है ना। इस नोड के 4 चिल्ड्रन होंगे। कैसे होंगे? देखिए, इसमें इधर की साइड 20 से छोटी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, इधर की साइड 20 और 30 के बीच की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, 30 और 40 के बीच की यहां आ जाएंगी और 40 से बड़ी इधर आ जाएंगी। ठीक है। तो इस तरह से बी ट्री जो होता है वो देखिए इसने सिर्फ एक ही लेवल पर 3 कीज को स्टोर कर लिया, जबकि यहां पर 3 कीज को स्टोर कराने के लिए मान लीजिए आपको 2 लेवल यूज करने पड़ रहे थे, है ना। तो इस तरह से जो बी ट्री होता है बेटा, उसकी जो विड्थ ये जो विड्थ होती है ये इंक्रीज हो जाती है और इसकी हाइट जो होती है वो कम हो जाती है, इसलिए इसको फैट ट्री भी बोलते हैं। ठीक बात है। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस जो होंगे वो कम होंगे। क्यों? क्योंकि भाई एक लेवल पर नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ कीज आपने ज्यादा डाली है, है ना। तो जब हम सर्चिंग करेंगे तो ज्यादा हाइट तक, ज्यादा डेप्थ तक आपको नहीं जाना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ डिस्क ऑपरेशंस जो होंगे वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है। तो बी ट्री का फायदा क्या है कि जब सेकेंडरी मेमोरी में डेटा होता है, डेटा बहुत लार्ज होता है, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम बी ट्री का यूज करते हैं। ठीक। और बी ट्री भी इंश्योर करता है कि लॉग एन टाइम में ही, लॉग एन मतलब एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
लॉग एन टाइम में आपके सारे ऑपरेशन जो ट्री के ऊपर आप कर सकते हैं, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, वो सारे लॉग एन टाइम में अचीव हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर स्टडीइंग बी ट्री। अब चलिए बी ट्री के बारे में इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बी ट्री इज अ सेल्फ बैलेंस्ड एमवे सर्च ट्री in which every node contains multiple keys and has more than 2 children, है ना, मल्टीपल कीज हैं और 2 से ज्यादा उसके चिल्ड्रन हो सकते हैं। अब ये सारी बातें समझने से पहले यहां पर मैंने एक टेबल में आपको बी ट्री से रिलेटेड कुछ चीजें, कुछ आपको पता है और कुछ हो सकता है आप पहली बार आज पढ़ें। क्या कि जब भी हम बी ट्री की बात करते हैं कि बी ट्री में कितने नोड हो सकते हैं, एक नोड में कितनी मैक्सिमम कीज, मिनिमम कीज हो सकती हैं, कितने मिनिमम चिल्ड्रन, मैक्सिमम चिल्ड्रन किसी नोड के हो सकते हैं, ये सब चीजें डिसाइड करने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्डर को देते हैं। अगर आपके पास बी ट्री का ऑर्डर गिवन है, सपोज m इज द ऑर्डर ऑफ द ट्री, तो ऑर्डर का मतलब होता है m ऑर्डर, m वे, मतलब एक नोड मैक्सिमम m नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैरी कर सकता है। ध्यान से देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑल नोड कैन कैरी इज m। ऑर्डर का मतलब क्या है कि किसी भी नोड के मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे, m होंगे। और बी ट्री की प्रॉपर्टी क्या है कि जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे उससे एक कम नंबर ऑफ कीज होंगी। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन m है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितनी होंगी बेटा, m-1, नेचुरली, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी ये कहती है कि जितने चिल्ड्रन है उससे एक कम की है। यही चीज हमने यहाँ देखिए भाई, अगर ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगी तो ये इस तरह का डायग्राम कैसे मिलेगा हमें। अगर 3 कीज है तभी तो 4 लेवल पर इसके चिल्ड्रन बन पा रहे हैं, अगर 2 की होती तो उसके 3 चिल्ड्रन बनते। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, देखिए कि अगर ऑर्डर गिवन है तो उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किसी नोड के हो सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज पॉसिबल जो होती हैं वो m-1। तो हम जब भी बी ट्री में अगर कोई नया नोड इंसर्ट, कोई नई की इंसर्ट करेंगे तो इन दोनों बातों का हम ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम से ज्यादा नंबर ऑफ कीज या मैक्सिमम से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब अगली बात कि मिनिमम चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं। देखिए, मिनिमम चिल्ड्रन के लिए सील ऑफ m/2, सीधा सीधा लिखिए, m जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन और मिनिमम होंगे आपके m/2 का सील। सील का मतलब अपर वैल्यू, अगर डेसिमल पॉइंट में आता है तो अपर साइड की वैल्यू आएगी। मतलब अगर मैं m की वैल्यू को 5 लूं तो क्या आएगा, ये 5 डिवाइडेड बाय 2, क्या है ये 2.5, और 2.5 का सील क्या हुआ, 3, है ना। तो m के हिसाब से m की वैल्यू अगर मैंने 5 ली तो सील ऑफ m/2 जो होगी वो मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे। अच्छा, मिनिमम के केस में रूट और बाकी जो इंटरनल नोड्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। क्या, रूट जो है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कीज 1 हो सकती है, रूट में मिनिमम 1 की पॉसिबल है। ऐसे ही मिनिमम चिल्ड्रन 2 होने चाहिए। रूट के लिए मिनिमम वाला क्राइटेरिया नहीं लगता, रूट के लिए मिनिमम में 2 और 1 का कंसेप्ट हमेशा चलता है, ये बात पहले जानते हैं हम लोग। और जो इंटरनल नोड हैं उनके मिनिमम चिल्ड्रन और मिनिमम कीज की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जो इंटरनल नोड्स हैं उसमें मिनिमम चिल्ड्रन कितने होंगे बेटा, सील ऑफ m/2, और मिनिमम कीज कितनी होंगी, सील ऑफ m/2-1, है ना। क्यों, क्योंकि बी ट्री ये कहता है जितने चिल्ड्रन है उससे एक कम क्या होगी, की होगी एक नोड में। तो मुझे लगता है ये अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई। हम जो भी ऑपरेशन करेंगे सबसे पहले देख लेंगे कि अगर हमें ऑर्डर गिवन है तो मिनिमम मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम कितनी कीज हो सकती है। ठीक बात हो गई। चलिए, इस तरह से आपने डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ा था तो वहां पर आपने ऑर्डर m के हिसाब से बी ट्री का डिजाइन किया था, इंसर्शन डिलीशन किया था। अब डा में 90% केसेस में आपको ऑर्डर ना देके डिग्री दी जाएगी। मान लीजिए आपको डिग्री गिवन है, ऑर्डर और डिग्री में क्या फर्क है, ऑर्डर ये बताता था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे और डिग्री बताएगी मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, डिग्री क्या बताती है, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एनी इंटरनल नोड इन अ बी ट्री। तो देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, t, जो कि इसकी डिग्री है। अब मिनिमम चिल्ड्रन अगर t है तो मिनिमम कीज कितनी होंगी, एक कम, t-1। ठीक बात है। और जो ये आपका मैक्सिमम चिल्ड्रन है वो 2 टाइम्स ऑफ t है, 2 टाइम्स ऑफ t है। तो मतलब m इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t। m जो होता है वो t से डबल होता है। ठीक है, अब 2t अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितनी होंगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई t-1। ठीक बात है, उससे एक कम। तो अगर आपको डिग्री गिवन है तो आप ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे, है ना।
और अगर आपको ऑर्डर गिवन है तो ऑर्डर वाले फॉर्मूलाज यूज करेंगे। इसलिए ये टेबल में मैंने अलग से ये बना के आपके लिए रखा हुआ है, यहां से आप इसको इजीली रेफर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब एक बार बी ट्री की ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ये एग्जाम में आ जाती है। देखिए ऑल लीफ नोड्स मस्ट बी एट द सेम लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इसको समझिए, पहले जब आप बीएसटी पढ़ते थे, रेड ब्लैक ट्री आपने पढ़ा, एवीएल ट्री पढ़ा, जितने भी अभी तक आपने ट्रीज पढ़े, उन सब में इस तरह से मान लीजिए ट्री बना, पॉसिबल था, है ना? क्या इसमें सारे लीफ नोड सेम लेवल पर है? नहीं। कौन कौन से लीफ नोड है? ये है, ये है, ये है और ये है, ये लीफ नोड है। अगर मैं एवीएल ट्री की बात करूं या मैं बीएसटी की बात करूं तो ये सारे लीफ नोड्स हैं। रेड ब्लैक ट्री में क्या होता है, ये सारे इंटरनल नोड्स होते हैं और इनके नीचे जो नील है वो होते हैं लीफ नोड्स। तो सारे के सारे लीफ नोड्स एक लेवल पर नहीं होते थे, जरूरी नहीं था कि वो सारे एक लेवल पर हों, लेकिन जो आपका बी ट्री है, बी ट्री में सारे के सारे जो लीफ नोड्स हैं वो एक ही लेवल पर होने चाहिए। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाती हूँ। देखिए ये एक वैलिड बी ट्री है, तो इसमें जितने भी लीफ नोड्स हैं ये सारे लीफ नोड्स हैं। कौन से नोड? जिनका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो ये सारे एक लेवल पर हैं, सेम लेवल पर है। ये लेवल 0, ये लेवल 1, ये लेवल 2, है ना? लेवल 2 पर सारे लीफ नोड्स एक साथ अरेंज्ड हैं। तो एक वैलिड बी ट्री के लिए ऑल द लीफ नोड्स मस्ट बी एट द सेम लेवल, ध्यान रखना है। अगली बात, ऑल नोड्स एक्सेप्ट रूट मस्ट हैव एटलीस्ट, ये बात हमने कर ली, इसलिए मैंने आपको पहले ये चीज बताई थी, है ना? मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारी कीज और चिल्ड्रन की बात हम कर चुके हैं। ये रूल्स हैं, बी ट्री की प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज में ये वैल्यूज आपको लिखनी पड़ेंगी। फिर ये भी हो गया, है ना? नॉन लीफ नोड में किस में, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट बात जो अभी बताई थी कि कोई भी नोड है अगर n-1 कीज है उसमें, तो कम से कम n नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसमें होंगे ही होंगे, है ना? फिर अगली चीज, ऑल द की वैल्यूज इन अ नोड मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि आप जब भी, क्योंकि है तो ये एक जनरलाइजेशन ऑफ बी ट्री। बी ट्री क्या है? इट इज ए जनरलाइजेशन ऑफ बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री का ही जनरलाइजेशन है। बी ट्री इज द जनरलाइजेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या कहता है कि जो भी आप इंसर्ट करें उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में इंसर्ट करें। जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज यहां पर मैंने लिखा 20, 30 और 15, क्या ये एक वैलिड की है? किसी नोड के अंदर वैलिड एंट्रीज है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि जितनी भी एंट्रीज है वो सारी असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होंगी तो इनके जो चिल्ड्रन होंगे उनका जो ऑर्डर होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? तो इसकी बजाय ये क्या होना चाहिए? दिस इज रॉन्ग। और अगर मुझे सही लिखना है तो क्या है ये? 20, सॉरी, करेक्ट इज 15, देन 20, देन 30। ठीक है, जिससे कि इसके सारे चिल्ड्रन 15 से छोटे हो, फिर 15 और 20 के बीच में हो, फिर 20 और 30 के बीच में हो, फिर 30 से बड़े हो। ठीक बात है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑल द की वैल्यूज इन अ नोड मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। ध्यान रखनी है ये बात, जब भी हम बी ट्री में इंसर्शन करेंगे तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, बी ट्री ग्रोज एंड श्रिंक्स फ्रॉम द रूट लाइक बाइनरी सर्च ट्री, अनलाइक बाइनरी सर्च ट्री। अब ये बात आप जब समझेंगे जब मैं आपको इंसर्शन डिलीशन कराऊंगी, मतलब जब हम इंसर्शन करते हैं तो ये रूट की तरफ ही तो इंक्रीज होता है और रूट से ही ये श्रिंक होता है। जब हम डिलीशन करेंगे तो ये श्रिंक होगा, है ना? और जब हम इंसर्शन करेंगे तो ये रूट की तरफ ही एक्सपैंड होगा। तो क्या लिखा है? बी ट्री ग्रोज एंड श्रिंक्स फ्रॉम द रूट। इसको हम अभी ऑब्जर्व करेंगे। बाइनरी सर्च ट्रीज जो होते थे वो नीचे की तरफ होते थे, नीचे की तरफ श्रिंक करते थे, है ना? नीचे से श्रिंक करते थे, नीचे ग्रो करते थे, जबकि जो बी ट्रीज होते हैं वो रूट पे ही ग्रो करते हैं और रूट से ही श्रिंक करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको इंसर्शन डिलीशन के टाइम पर आ जाएगी। अब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बी ट्री में, जितने भी ऑपरेशंस है, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, इन सारे ऑपरेशंस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन ही होती है। तो बी ट्री में अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो लॉग एन टाइम में आप सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हुई बी ट्री की प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एग्जाम में आती हैं, कई बार पूछी जा चुकी हैं कि बी ट्री क्या होता है, डेफिनेशन लिखिए और साथ साथ आप बताइए कि बी ट्री में क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। तो आप ये प्रॉपर्टीज पहले बताएंगे और प्रॉपर्टीज बता के ये पूरी टेबल एक बार बना देंगे। अगर ये टेबल बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एक बार में ही आपका काम पूरा हो जाएगा, आपको याद भी रहेगा। अगर ये टेबल आपको ठीक से याद है तो आप कभी इंसर्शन डिलीशन में गलती नहीं करेंगे। चलिए अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा मिलता है 2, 3, 4 ट्री, है ना, इन अ 2, 3, 4 ट्री, मतलब जब क्वेश्चन आया
तो क्वेश्चन के टाइम पर ना तो आपको ऑर्डर बता रखा, ना आपको डिग्री बता रखी, है ना, और बस कह दिया कि इन अ 2, 3, 4 ट्री। तो 2, 3, 4 ट्री का मतलब है, पहली बात तो ये बी ट्री की बात कर रहे हैं, और इस 2, 3, 4 का मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इसमें कितने होंगे, 2। दिस इज मिनिमम चिल्ड्रन, है ना, दिस इज मिनिमम चिल्ड्रन एंड दिस 4 इज मैक्सिमम चिल्ड्रन। तो ये क्या हुआ, ये एक ऐसा बी ट्री हुआ जिसमें कम से कम 2 चिल्ड्रन होंगे और ज्यादा से ज्यादा 4 चिल्ड्रन होंगे। इसका मतलब एम ऑर्डर है इसका, है ना, इसका मतलब ऑर्डर क्या है इसका, 4। ठीक है बेटा, तो 2, 3, 4 ट्री का मतलब है कि उसके मैक्सिमम 4 चिल्ड्रन हो सकते हैं किसी नोड के, या 3 हो सकते हैं, या मिनिमम उसके 2 चिल्ड्रन होंगे ही होंगे। तो यहां से आपको इसका ऑर्डर अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, 2, 3, 4 का मतलब है ऑर्डर 4। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलिए अब देखिए, चलिए यहां देखिए, अब देखो पहले अब ये वेरीफाई करते हैं, ये एक एग्जांपल बी ट्री है। अब देखते हैं कि क्या बी ट्री की सारी प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी वो इसमें वैलिड है। क्या है देखिए, क्या गिवन है आपको, m इज इक्वल टू 5 गिवन है ना, ऑर्डर कितना है 5। तो निकालो जरा इसके मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने होंगे, कितने होते हैं m, है ना, मतलब 5। किसी भी नोड के मैक्सिमम 5 चिल्ड्रन हो सकते हैं, और मिनिमम या मैक्सिमम कीज कितनी होंगी, किसी नोड में मैक्सिमम कीज कितनी होती है m-1, तो कितनी हो गई 4, है ना। मिनिमम चिल्ड्रन कितने होंगे, मिनिमम चिल्ड्रन के लिए क्या किया था, सील ऑफ m/2, क्या आया था 3, है ना, m क्या है 5, 5 को 2 से डिवाइड किया 2.5, 2.5 की अपर वैल्यू क्या आएगी 3। अब मिनिमम कीज कितनी होंगी, m/2 - 1 मतलब 2। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने निकाल लिए। अब हम ये देखते हैं कि ये जो m ऑर्डर का ट्री बना हुआ है, क्या ये सारी जो लिमिटेशंस हैं ये इसमें फॉलो हो रही हैं। चलिए देखते हैं कि अगर ये बी ट्री है तो पहली बात कि इसमें जितनी भी कीज हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए, हर एक नोड में, हर एक नोड में असेंडिंग ऑर्डर में कीज अरेंज्ड है, हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सारी लीव्स जो हैं, जितने भी लीफ नोड हैं वो सारे सेम लेवल पर होने चाहिए, सारे सेम लेवल पर है। अगली बात, किसी भी नोड में मैक्सिमम 4 कीज हो सकती हैं, 4 से ज्यादा नहीं होगी। इसमें तो 3 है ना, एक एक की अभी भी स्पेस है फिर भी। चलिए, और मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 होंगे ही होंगे, रूट को छोड़ के। ये हमें पता है रूट के मिनिमम चिल्ड्रन कितने होते हैं 2, तो रूट को छोड़ के, रूट के तो 2 हैं, बाकी सबके मिनिमम 3 चिल्ड्रन हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी है। क्या ये एक एम वे ट्री है, एम ऑर्डर का बी ट्री है, क्योंकि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो 3 है। ये देखिए, जितने भी इंटरनल नोड हैं उनके मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 है। ये तो लीफ नोड है, इनका कोई चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है, ये सारे नल होंगे, इनके जितने भी चिल्ड्रन होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, नल होंगे, है ना, क्योंकि ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहे। अब मिनिमम जो कीज है वो 2 होंगी, रूट को छोड़ के। रूट की मिनिमम की कितनी होती थी 1, तो रूट पे 1 है, और बाकी जितने भी बचे हुए नोड हैं उनकी मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितनी होंगी, एटलीस्ट 2 होंगी। तो इसका मतलब ये एक वैलिड बी ट्री है। ठीक है, तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल बी ट्री। अगर आपसे कोई बी ट्री की प्रॉपर्टी पूछता है कि बी ट्री क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी बताइए, तो हमेशा एक एग्जाम्पल के थ्रू आप एक बी ट्री को शो करेंगे, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है, क्या कि ये AKTU में 2018-19 में शायद पूछा गया था, मैं लिख देती हूँ। AKTU में 2018-19 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि क्या है, किस तरह से ये समझना है। क्या कहता है ये देखिए, फॉर n इज ग्रेटर देन 1, n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स, n इज द नंबर ऑफ नोड्स, अच्छा नंबर ऑफ कीज फॉर एनी n की बी ट्री। एक बी ट्री है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कीज जो है वो है n, कीज मतलब वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज जो हम स्टोर कर रहे हैं वो है n की बी ट्री, t इज द नेम ऑफ ट्री, ऑफ हाइट h, स्मॉल h इज द हाइट ऑफ ट्री, है ना, ट्री की हाइट क्या है स्मॉल h, और ट्री का नाम क्या रखा है t, एंड मिनिमम डिग्री
ट्री की जो मिनिमम डिग्री है वो क्या है? मिनिमम डिग्री इज टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब मिनिमम जो डिग्री है वो है 2। ठीक है, मिनिमम डिग्री टी की वैल्यू हमें 2 दी है। अब ये कहा है कि जो इसकी हाइट है इट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू लॉग बेस टी n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमें प्रूव करना। ठीक है, तो हम इस चीज को प्रूव करने के लिए एक इसको, ये जो डायग्राम यहां बना है इस फ्लो को जरा ध्यान से देखिए। ये एक लोअर बाउंड का बी ट्री है। लोअर बाउंड मतलब मिनिमम वैल्यूज को इमेजिन करके बनाया हुआ है ना। मिनिमम वैल्यू क्या है? टी की मिनिमम वैल्यू क्या दी हुई है? 2 दी हुई है। मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 2। ठीक बात है। चलिए देखिए, ये रूट है। अगर मैं बी ट्री की मिनिमम वाली प्रॉपर्टीज यूज करूं तो रूट पर मिनिमम 1 की हो जाएगी। तो इसके अंदर जो मैंने लिखा है ना वो नंबर ऑफ कीज लिखी है। ये क्या है? नंबर ऑफ कीज। ये जो भी लिखी है ये क्या है? नंबर ऑफ कीज। कितनी नंबर ऑफ कीज है एक नोड के अंदर? तो रूट के अंदर 1 की है। मिनिमम की 1 हो सकती है। अब रूट के मिनिमम 2 चिल्ड्रन होंगे। मिनिमम वाला कंसेप्ट हम यहां लेके चल रहे हैं। रूट के मिनिमम 2 चिल्ड्रन है ना। और क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं मिनिमम डिग्री कितनी है? 2 या 2 से ज्यादा, टी की जो भी वैल्यू है वो 2 है मिनिमम। अब अगर मैं जितने भी इंटरनल नोड्स मेरे पास है उन नोड्स के लिए मैं मानूं कि इनकी टी डिग्री है, इनकी जो डिग्री है वो टी है, मतलब इनके जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो टी है, तो हर एक नोड में कितनी की स्टोर होंगी? t-1। जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं उससे एक कम नंबर ऑफ कीज होती हैं, तो इसमें भी t-1 की होंगी, इसमें भी t-1 की होंगी, है ना। ये तो इस लेवल की बात हो गई। अब इस अगले लेवल पर आ जाओ। ये वाला जो नोड है इस नोड में टोटल नंबर ऑफ कीज है t-1, है ना। तो इसका लेफ्ट और राइट और कितने जितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन बनेंगे, t नंबर ऑफ चिल्ड्रन बनेंगे, हर चाइल्ड में t-1 कीज होंगी क्योंकि फर्दर उसके t चिल्ड्रन होंगे, है ना। यही तो मान के चल रहे हैं कि जो डिग्री है, मिनिमम डिग्री है वो t है। तो t का मतलब जितने भी नोड्स हैं, इंटरनल नोड्स रूट को छोड़ के या लीफ नोड जो भी है, उसके एटलीस्ट t चिल्ड्रन होंगे ही होंगे। ठीक बात है। अब t चिल्ड्रन होंगे तो नंबर ऑफ कीज जो होंगी वो t-1 होंगी। अब इधर देखिए, 3 लेवल्स पर हमने इस चीज को शो किया है। यहां पर मैंने ये नोड फिल नहीं की, बिल्कुल जैसे यहां लिखा है ऐसे ये t-1 के यहां नोड्स बन जाएंगे। ठीक है बेटा। अब आप डेप्थ देखिए और नंबर ऑफ नोड्स देखिए। ट्री की जब डेप्थ 0 है, डेप्थ 1 है, डेप्थ 2 है और डेप्थ 3 है, ये 0 पर, दिस इज डेप्थ 0, दिस इज डेप्थ 1, दिस इज डेप्थ 2 एंड दिस इज डेप्थ 3, है ना। इस डेप्थ की हम बात कर रहे हैं। अब देखो नंबर ऑफ नोड्स, डेप्थ वाइज नंबर ऑफ नोड्स कैसे वेरी कर रहे हैं। इस वाली डेप्थ पर नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 1। इस पर कितने हैं नंबर ऑफ नोड्स? 2। एक नोड ये, एक नोड ये, 2 नोड है। इस वाले पे कितने हैं? अब ध्यान से देखो जरा, इस पे 2t है। क्यों? देखो भाई, एक नोड है जिसके t चिल्ड्रन है, एक नोड के t चिल्ड्रन है, तो t नोड तो इधर हो गए, है ना। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं यहाँ? t, और यहां भी इसके t चिल्ड्रन है, तो टोटल t प्लस t कितने हो गए? 2t। ठीक बात है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए यहाँ पर? 2। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए? 2 मल्टीप्लाइड बाय t। क्यों? फिर से देखिए, ये है इसके t चिल्ड्रन, ये है इसके t चिल्ड्रन, तो टोटल चिल्ड्रन कितने हो गए? 2t, है ना। और एक चिल्ड्रन के अंदर कितनी कीज है? t-1। ठीक बात है। अब अगले वाले पे देखो, यहां पर कितने दिख रहे हैं? 2t अगर यहां है ना। अगर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहां कितने हैं? 2t, 2t के आगे फर्दर t सब में है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स यहां पर कितने हो गए? 2t², है ना भाई। इस लेवल पर 2t नोड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 2t। और एक नोड के कितने चाइल्ड हैं यहां पर नेक्स्ट लेवल पर? t, तो टोटल कितने हो गए? 2t²। तो इसका मतलब अगले लेवल पर जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आए वो कितने आए? 2t²। ऐसे करके ये बढ़ते रहेंगे, है ना। फिर से दोबारा से समझिए, तो इसकी जो मिनिमम प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जितने भी नोड्स हैं हर नोड में t-1 कीज हैं और t उसके चिल्ड्रन है। तो हम अगर लेवल बाय लेवल इस चीज को देखें, तो मैं अगर ट्री की हाइट को स्मॉल h मानूं, तो जो टोटल नंबर ऑफ कीज होंगी इस ट्री में, नंबर ऑफ कीज कितनी होंगी? देखो, ये एक फॉर्मूला बनता है जिससे हम पूरा डेरिवेशन करेंगे। अब ये फॉर्मूला कहां से आया इसको समझ लेते हैं, है ना। क्या है ये देखिए, 1 क्या नंबर ऑफ कीज, टोटल नंबर ऑफ कीज इस पूरे ट्री में कितनी है। सबसे पहले यहां से देखो, हाइट कहां से कहां तक, नंबर ऑफ कीज के लिए क्या करेंगे?
0 से लेके हाइट जहां तक होगी h तक, वहां तक पहले सारे नंबर ऑफ नोड्स को ऐड करो। कितने नंबर ऑफ नोड है ना भाई, हमें क्या पता है टोटल नोड कितने हैं और एक नोड में की कितनी है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, है ना। ये क्या है, ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ कीज इन वन नोड, है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ कीज इन वन नोड। और ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। वो कैसे आएगा, हाइट जो है वो 1 से लेके, रूट पे तो 1 है जो हमने बाद में ऐड कर दिया, देखो दिस इज फॉर रूट, दिस 1 इज फॉर रूट, है ना। और इसके अलावा हाइट 1 से लेके h तक, जब हम 1 से लेके h तक चलेंगे, h तक हम जाएंगे, अभी हम थर्ड की बात कर रहे हैं, 1 से h तक जितने भी नोड हैं उन सबको अगर हम नंबर ऑफ नोड्स को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नोड मिल जाएंगे। तो क्या लिखा, देखो हाइट 1 से लेके h तक एक i वेरिएबल लिया जो हाइट को डिनोट कर रहा है। और नंबर ऑफ नोड्स कैसे मिले, देखो जब 3 है इसकी वैल्यू तो ये क्या है 2t², है ना। तो अगर मैं यहां हर बार 2 2 2 आता रहेगा, टी में एक 1 ऐड होता रहेगा, टी मल्टीप्लाई होता रहेगा हर बार। तो क्या करेंगे, अगर मैं h की बात करूं तो h के टाइम पे क्या आएगा 2t रेज टू द पावर h-1, या i-1, हम i की यहां पर बात कर रहे हैं, i की वैल्यू 1 है तो देखो क्या आएगा 2t, और यहां पे 0 रह जाएगा तो खाली 2। i की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो 2t आएगा 2-1, है ना। i की वैल्यू को 3 रखेंगे तो 3-1 2t²। तो ये एक जनरल इक्वेशन हो गई। ये जो इक्वेशन है ये क्या करेगी, हाइट 1 से लेके h तक सारे नोड्स जो होंगे, नंबर ऑफ नोड्स, वो हमें मिल जाएंगे समेशन से। और फिर उन नंबर ऑफ नोड्स को हम एक नोड में कितनी कीज हैं t-1, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कीज आ गई। कहां से कहां तक की, 1 से लेके लास्ट तक की, है ना। और साथ में 1 जो की है रूट पे उसे भी हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारी टोटल नंबर ऑफ कीज की इक्वेशन बन गई कि एटलीस्ट इतनी नंबर ऑफ कीज तो हमारे जो आपका अभी ट्री है उसमें मिनिमम होंगी ही होंगी। और मिनिमम के लिए हमने क्या लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। तो अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। सॉल्यूशन में क्या बना, देखो 1 + 2t-1, ये 2 जो था ये बाहर निकाल लिया, है ना। और ये क्या है, ये पूरी आपकी क्या बनी, जीपी सीरीज। देखिए जरा कैसे बनी, देखिए क्या है, n is greater than equal to 1 + t-1 into summation of I is equal to 1 to h 2 into t raised to the power i-1। ठीक है बेटा, ये आया आपका। अब इसकी बात हम कर रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो 2 था इसे मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या आया 1 + 2 into t-1, है ना, 1 + 2 into t-1। और ये क्या बना, ये है आपका समेशन I is equal to 1 to h t raised to the power i-। इसे सॉल्व करो, ये क्या है, इट इज एन इक्वल टू 1 + 2 into t-1। चलो क्या बना ये बताओ। देखिए जब i की वैल्यू को 1 रखेंगे तो क्या आया t raised to the power 0 + t raised to the power 1 + 2 3 4 ऐसे करते करते क्या बना ये t raised to the power h-1। सीधा सीधा मुझे नजर आ रहा। अब क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 2 into t-1। ठीक है, अब ये क्या है, जीपी सीरीज है, सीधी सीधी जीपी सीरीज है जिसका फैक्टर क्या है t। तो ये क्या हुआ, आपने अगर h, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं h, तो क्या होगा इसका t raised to the power h-1 डिवाइडेड बाय t-1। यही तो फॉर्मूला होता है जीपी सीरीज का। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं h, तो a raised to the power r-1 अपॉन r-1, है ना। तो a क्या है, दिस इज t raised to the power 0 + t raised to the power 1। ठीक है बेटा, तो ये क्या बना आपका t raised to the power h-1 अपॉन t-1। अब क्या हुआ देखो, इस t-1 से ये t-1 आपका कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 2 into t raised to the power h-2। तो ये क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू greater than equal to 2 into t raised to the power h-1, है ना। n greater than equal to 2 into t raised to the power h-1। ठीक बात है। तो यहां से क्या निकल के आया, n + 1
ये 1 हम इधर ले गए, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू टी रेज़ टू द पावर h, है ना। अगर दोनों साइड का लॉग ले लें, दोनों साइड का आप लॉग ले लो, दोनों साइड का लॉग लिया तो क्या आया यहां से, देखिए देखो क्या बना, क्या है ये। अब इसे n+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू टी रेज़ टू द पावर h, इस 2 को आप इधर ले जाओ बेटा, तो क्या आया, टी रेज़ टू द पावर h इज लेस देन इक्वल टू n+1 अपॉन 2, ठीक है। h क्या आया यहां से, h इज लेस देन इक्वल टू log n+1 अपॉन 2 बेस t, यहां से ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक बात है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी और ये इस प्रॉपर्टी का हो गया आपका प्रूफ कि क्या, कि अगर आपको बी ट्री गिवन है तो बी ट्री में मिनिमम अगर नंबर ऑफ कीज है वो आपको निकालनी है, तो वो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से आप डायरेक्टली इसको नीट आउट कर सकते हैं। तो दिस इज योर एन, ठीक बात है। चलिए अब देख लेते हैं। अब अगला है, इसे अब हमें क्या समझना है कि अगर हम किसी बी ट्री में नई कीज को इंसर्ट करें तो की को इंसर्ट करने के लिए बी ट्री में हमें क्या क्या ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं बेटा। इंसर्ट द फॉलोइंग लेटर्स इनटू व्हाट इज ओरिजिनली एन एम्प्टी बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 आपको दिया हुआ है। अब ऑर्डर 5 का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम चिल्ड्रन अभी हमने निकाले थे, कितने थे, 5, है ना। मैक्सिमम कीज कितनी थी, 4, मिनिमम चिल्ड्रन कितने थे, 3, और मिनिमम कीज कितनी थी, 2। मिनिमम वाली चीजें मैंने यहां पर निकाल ली, लेकिन जब हम इंसर्शन करते हैं बी ट्री में तो इंसर्शन के टाइम पर हमें सिर्फ मैक्सिमम का ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम कोई नई की को इंसर्ट करते हैं तो ओवरफ्लो कंडीशन जनरेट हो जाती है, उसके बारे में हम एक एक करके थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम एक एक कीज को, हमें पता है कि एक पर्टिकुलर नोड में मैक्सिमम 4 की आ सकती है ना। तो पहले एक नोड में हम सारी 4 की एक एक करके इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हमने ए को इंसर्ट किया, क्या बना, देखिए ए के इंसर्शन पे क्या हुआ, ये नोड बना ए, ठीक है। फिर हमने इंसर्ट किया क्या, अगला क्या किया, जी, तो क्या बना, ए और जी असेंडिंग ऑर्डर में इंसर्ट होते जाएंगे, है ना, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करना है। फिर क्या हुआ, एफ, फिर अगला क्या इंसर्ट करना है, एफ, तो क्या हुआ, ए एफ जी, एफ बी सी में आ गया, है ना। और फिर इसके बाद क्या हुआ, अगला क्या करा, बी, तो बी कहां आएगा, ए के बाद, तो क्या आया, ए बी एफ जी। इस तरह से इस प्रोसेस पे ये सारे नोड इंसर्ट हुए, और ये जो इंसर्शन है ये डायरेक्टली यहां पर शो किया हुआ है ना, ए बी एफ जी, ये 4 नोड यहां पर एक साथ इंसर्ट हो गए। अब जब आप इसमें के इंसर्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर नोड में आप के को इंसर्ट करेंगे, अब इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट के, तो क्या होगा, देखो ये क्या बनेगा, ए बी, है ना, के कहां आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो मतलब के जी के बाद आएगा, तो क्या लिखे, ए बी एफ जी के असेंडिंग ऑर्डर में ये इसमें पहले हम इंसर्ट करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं, हम जो, अब ये बात ध्यान रखनी है, देखो इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, है ना। कहीं पर ये जो बी ट्री का इंसर्शन है, बी ट्री के इंसर्शन के एल्गोरिथम को प्रोएक्टिवली यूज किया जाता है और कहीं पर ये रिएक्टिव होता है। मैं यहां पर जो एल्गोरिथम डिस्कस कर रही हूं उसको रिएक्टिव एल्गोरिथम कहते हैं। रिएक्टिव मतलब कि पहले हम की को इंसर्ट कर देंगे, भाई हमें पहले से पता है कि ये जो नोड है ये फुल नोड है, ऑलरेडी फुल है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 4 कीज आ सकती है और वो आ चुकी। अगर मैं इसमें एक और की इंक्लूड करूं तो ये नोड नेचुरली ओवरफ्लो करेगा और इसको मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, है ना। इंसर्शन में क्या होता है, हम नोड को स्प्लिट करते हैं। तो अब जब मुझे, अगर 2 चीजें हैं, या तो मुझे पहले से दिख रहा है कि ये फुल नोड है तो मैं इसको पहले ही स्प्लिट कर दूं, उस अप्रोच को कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। लेकिन उसमें कई बार क्या होता है कि अननेसेसरी स्प्लिटिंग हो जाती है ना, तो इसलिए हम वो अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्टिव अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। उसमें क्या करते हैं कि अगर कोई फुल नोड है तो उसको फुल छोड़ दो, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो स्प्लिट हो जाएगा, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसे स्प्लिट क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। रिक्वायरमेंट मतलब अगर कोई नई की इंसर्ट होती है और उसमें 5 की आई तो हम उसे स्प्लिट कर देंगे। तो हम रिएक्टिव वाला मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब क्या हुआ, देखिए इसमें 5 की हो गई,
होनी कितनी चाहिए थी, 4। तो ये जो मीडियन की है, मीडियन मतलब सेंटर पोजीशन पर जो की है, वो की ऊपर चली जाएगी, ऊपर की तरफ पेरेंट बन जाएगी, और उस की के पेरेंट बनने पर बाकी की लेफ्ट और साइड राइट वाले उसके चिल्ड्रन बनेंगे। कैसे, यहां से ये स्प्लिट करेगा, है ना, यहां से ये जो की होगी ये स्प्लिट करेगी, ये नोड स्प्लिट हो जाएगा, ये जो एफ होगा ये ऊपर निकल के पहुंच जाएगा। तो क्या बना, पहले ऊपर चला गया आपका एफ, और एफ के लेफ्ट में आ गया आपका ए और बी, एफ से छोटी वाली कीज उसके लेफ्ट में आ जाएंगी, और एफ से बड़ी वाली जो कीज होंगी वो उसके राइट में चली जाएंगी, वो उसके राइट में चली गई। ठीक है, इस तरह से ये स्प्लिट हुआ, और इसी स्प्लिट को यहां पर ऐसे शो किया हुआ है, इसी स्प्लिट को यहां पर ऐसे शो किया है। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो स्प्लिट है, यहां तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड 4 है, तो 5 होते ही जब हम स्प्लिट करेंगे तो दो जो चिल्ड्रन है, दो नोड, 2 की वैल्यू इधर रह जाएंगी, 2 की वैल्यू इधर रह जाएंगी। ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो इसका ऑर्डर 6 होता, तो इसमें मैक्सिमम कीज अलाउड कितनी होती, 5। तो उस केस में या तो 2 इधर रहती या 2 इधर रहती, एक जगह 2 रहती, एक जगह 3 रहती, अगर हम स्प्लिट करते हैं, है ना। इस तरह से मैं कह रही हूं, देखिए अगर मैं मान लीजिए ऐसे कहूं कि 10, 20, 30, 40, 50 और 60, अब मुझे इसे स्प्लिट करना है। तो इस केस में स्प्लिट करने में ये 2 नोड्स हैं, ये 2 की हैं, इन दोनों की में किसे ऊपर पुश करूं, या तो 30 को ऊपर ले जाऊं या 40 को ऊपर ले जाऊं, दोनों ही मीडियन है ना। तो हम क्या करेंगे, एक कोई सी भी, इसको भी ले जाओ तो भी ठीक है, 40 को ऊपर ले जाओ तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40 को पेरेंट बना दो। लेकिन पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको एक ही चीज फॉलो करनी है, अगर आप पहली वाली की को मीडियन बना के ऊपर शिफ्ट करके उसके पेरेंट में बनाते हैं, पेरेंट में इंसर्ट करते हैं, तो उस केस में इसको कहते हैं लेफ्ट बायस्ड, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट बायस्ड। और अगर आप राइट वाली मीडियन की को ऊपर लेके जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड राइट बायस्ड। तो लेफ्ट बायस्ड बीट्री कौन से हुए, जिसमें इंसर्शन के टाइम पर लेफ्ट वाली मीडियन को ऊपर लेके जाते हैं, और राइट बायस्ड कौन से हुए, जिसमें राइट वाले मीडियन नोड को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई ये बात। अब इतनी बात तो साफ साफ समझ में आ गई। अब ये काम हम कब ध्यान रखेंगे, जब हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ कीज ऐसी हो कि वो इक्वली डिवाइड ना हो रही हो। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं, अब क्या हुआ, क्या क्या इंसर्ट कर चुके हैं, यहां पर हम के तक हम इंसर्ट कर चुके हैं। चलिए के तक हम इंसर्ट कर चुके हैं, अब अगला क्या इंसर्ट करना है, डी, है ना। डी क्या है, अब देखो यहां पर आते आते जब आपने लास्ट देखा तो यहां पर देखिए बेटा, अब ये वाला आपका ट्री है, इसमें भी अभी 2 की स्पेस है और इसमें भी 2 की स्पेस है, इसमें 3 की स्पेस है। तो पहले तो ये वाले नोड भरे जाएंगे, जब इनमें से नोड फुल हो जाएंगे और जब आपको लगेगा कि अब स्प्लिट की रिक्वायरमेंट है, तब हम स्प्लिट करेंगे, है ना। तो अब यहां पर क्या होगा, देखो अगला हमने क्या इंसर्ट किया, डी, डी डायरेक्टली यहां पर इंसर्ट हो गया, ए बी के साथ सीधा सीधा डी इंसर्ट हो गया। कैसे, जब आप इंसर्ट करेंगे आप कहां से स्टार्ट करेंगे, रूट से शुरू करेंगे। आपने देखा एफ, एफ पे रूट है, एफ से छोटा है डी, तो लेफ्ट वाले सब ट्री में जाओ, लेफ्ट वाले नोड में देखो ए और बी पहले से पड़ा हुआ है, 2 कीज हैं, एक की और इसमें यहीं से इंसर्ट कर दो, एफ से छोटा है तो इसके लेफ्ट साइड वाले नोड में ही आ जाएगा, डी आपने इंसर्ट कर दिया। अब आपको अगला इंसर्ट करना है एच, एच आपने देखा एस के बाद आता है, जब एस के बाद आएगा तो जी और के बीच में आपने एच को इंसर्ट कर दिया, अभी इतना नोड है ना, एच भी इंसर्ट हो गया। फिर आपको एम इंसर्ट करना है, जब आपने एम इंसर्ट किया तो एम भी एफ के बाद आएगा, तो राइट साइड वाले नोड में अभी स्पेस है, तो अपनी प्रॉपर प्लेस पे हमने के बाद एम को स्टोर कर दिया, और ये इंश्योर कर लिया कि ये जो नोड है इसमें जितनी भी कीज हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड रहनी चाहिए। ठीक है, ये वाला काम हमने कर दिया। अब जैसे ही जे आया, जे क्या कहता है, देखिए एफ के हम हमेशा, अच्छा एक चीज याद रखनी है, बी ट्री में हम कभी भी इंसर्शन करते हैं तो हमेशा लीफ नोड पर इंसर्शन होता है, इंटरनल नोड पर इंसर्शन नहीं होता, हमेशा लीफ पर होता है, और लीफ अगर स्प्लिट होती है तो इंटरनल नोड में की मूव करती है। ठीक है बेटा, हमेशा ध्यान रखनी है ये बात, इंसर्शन हमेशा लीफ नोड पर है। चलिए अब जे को आपको जे को इंसर्ट करना है, तो जे क्या है, एफ, यहीं से देखो एफ से बड़ा है, जे इज ग्रेटर देन एफ, तो ये इधर की तरफ जाएगा, तो ये वाला जो नोड है इसमें इंसर्ट होगा, है ना। क्या हुआ, देखिए जी एच के एम, है ना, ये नोड था, इसमें आपने जे इंसर्ट किया, तो जे कहां इंसर्ट हुआ,
जे को जब इंसर्ट किया तो कहां हुआ, GHIJK, तो HJKM ये नोड बना। नंबर ऑफ कीज कितनी हो गई, 5 हो गई। ओवरफ्लो कंडीशन है तो क्या होगा, स्प्लिट होगा, है ना। स्प्लिट कहां से होगा, मीडियन पोजीशन से। मीडियन से जब स्प्लिट हुआ तो जे ऊपर चला गया और ये जे का लेफ्ट चाइल्ड और ये जे का राइट चाइल्ड। जे जब ऊपर जाएगा तो आप देखो कि जे कहां जाएगा, पेरेंट वाले नोड में जाए या एक और बनाए, नहीं पेरेंट वाले नोड में जाएगा। पेरेंट वाले नोड में अभी एक की स्पेस है, बिल्कुल है, अभी एक ही की है, मैक्सिमम 4 आ सकती हैं। तो इस जे को हमने पेरेंट वाले नोड में शिफ्ट कर दिया। पहले खाली एफ था, अब वहां पर जे भी आ गया, है ना। और जे के जो लेफ्ट चिल्ड्रन है वो क्या बन गए, GH इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ जे एंड KM इज द राइट चाइल्ड ऑफ जे। ठीक बात है। तो जो यहां पर एसोसिएटेड था उसी में हमने जे को इंसर्ट किया, तो यहां पर स्प्लिट हुआ और स्प्लिट के बाद ये जो जे था ये आपके नोड के अंदर मूव कर गया, जो रूट था उसमें चला गया। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब अगला देखते हैं। तो यहां से हमने जे तक इंसर्शन कर लिया, जे तक आप इंसर्ट कर चुके। अब अगला हमें क्या इंसर्ट करना है, ई इंसर्ट करना है। ई कहां इंसर्ट होगा, ये देखो, ई एफ से पहले होगा। आप रूट में चेक करेंगे, एफ से छोटा है ई, तो एफ के लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे। ABDE इसमें जगह है, तो जगह है तो ई को हमने डायरेक्टली यहां पर इंसर्ट कर दिया, ई इंसर्ट हो गया, है ना। अगला क्या है, ई इंसर्ट हो चुका। चलिए अब एस इंसर्ट करना है। एस कहां इंसर्ट होगा, देखो बेटा, एस कहां आएगा, आर के बाद, PQRS, तो आर के राइट सब ट्री में। आप पहले नोट से यहां से शुरू करेंगे, यहां देखेंगे कहां पर आएगा, उसके हिसाब से सब ट्री में जाएंगे, है ना। किस तरह सर्चिंग होगी, देखो पहले आप नोड को सर्च करेंगे फिर की को सर्च करेंगे। कैसे, एफ को देखा, किसे इंसर्ट करना है, एस को इंसर्ट करना है। एफ से बड़ा है, इसके राइट साइड में जाओ। जे से बड़ा है, राइट साइड में जाओ। आर से भी बड़ा है तो आर के राइट सब ट्री में चले जाओ। और आर के राइट सब ट्री में क्या पड़ा हुआ था पहले, सॉरी इधर, आर के राइट सब ट्री में क्या पड़ा हुआ था, देखिए KM पड़ा हुआ था, सॉरी जे के राइट सब ट्री में क्या पड़ा हुआ था, यहां से बात कर रहे हैं हम, यहां हमें एस को इंसर्ट करना है। तो जे के राइट सब ट्री में गए हम, है ना। और क्या था जे के राइट सब ट्री में बेटा, K और M। जब K और M था तो वहीं पर हमने S भी इंसर्ट कर दिया। अभी R हमने नहीं देखा, ठीक है, S भी यहां पर इंसर्ट हो गया। फिर हमें क्या मिला, I मिला। I को क्या देखा हमने, फिर दोबारा सर्च किया। देखिए यहां पर चेक करते हैं, एक एक करके बनाती हूं मैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। पहले हमने क्या किया, E को इंसर्ट किया, है ना। ऊपर हमारे पास क्या है, F और J, ठीक बात है। और यहां पर था ABD, यहां पर ABD था और यहां था GH और यहां था K और देखिए KM, ठीक बात है। सबसे पहले हमने क्या इंसर्ट किया, E इंसर्ट किया। E जब इंसर्ट होगा तो कैसे इंसर्ट करेंगे, एक एक करके चेक करते हैं। यहां देखा आपने, ये क्या है, F जो है वो E से बड़ा है, तो इसका मतलब F के लेफ्ट वाले सब ट्री में चले जाओ। इसके लेफ्ट सब ट्री में आए, यहां पर 3 नोड है, A से बड़ा है, B से भी बड़ा है, D से भी बड़ा है, तो D के बाद हम उसको इंसर्ट करेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, क्योंकि एक स्पेस और है तो हमने इसको सक्सेसफुली D के बाद यहां पर E को स्टोर कर दिया। चलिए E हो गया। अब S को स्टोर करना है, तो S के लिए फिर इसी नोड से सर्च करना शुरू करें। F से बड़ा है, अगला क्या है, J से बड़ा है, F से बड़ा है ना। फिर नेक्स्ट नोड क्या है, J से भी बड़ा है, तो कहां, J के राइट सब ट्री में आएगा, ठीक बात है। और राइट सब ट्री में K और M ऑलरेडी पड़ा है, तो यहां पर और क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। S भी डाल दिया आपने असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, ठीक। अब I इंसर्ट करना है। I कहां आएगा, F से बड़ा होता है लेकिन J से छोटा होता है, F और J के बीच में है, तो इसका मतलब इसके बीच वाले नोड में आएगा GH और इसके बाद आएगा, क्योंकि 3 कीज हैं तो इसमें इसीलिए इसके अंदर आ सकता है, स्प्लिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आपने इंसर्ट किया R, तो अब इसी ट्री में जब आपने ऊपर से देखा F है फिर J है, R J के बाद आएगा, तो आप J के बाद वाले नोड में गए, है ना। और आपने ये क्या देखा, ये KMS पहले से पड़ा हुआ है, तो असेंडिंग ऑर्डर में आप इसे अरेंज करेंगे तो R M और S के बीच में चला जाएगा। तो ये वाला जो नोड है, ये नोड क्या बन जाएगा, KMRS, है ना। ये यहां पर शो किया है, ये डायरेक्टली ये यहां पर इस तरह से इंसर्शन दिखाया हुआ है, ठीक बात है बेटा। अब R आपने यहां पर इंसर्ट कर दिया, दिस इज KMRS।
अब देखिए, तो मैं इसको यहीं पर अपडेट कर देती हूँ, इसी ट्री में हम यहाँ अपडेट कर देते हैं, ताकि आगे का जो फर्दर ऑपरेशन है वो हम यहीं पे दिखा देंगे। दिस इज के एम आर एस। ठीक है, अब देखो, अब अगला क्या है, आर भी इंसर्ट हो गया, एक्स, एक्स को इंसर्ट करना है। एक्स अगर इंसर्ट होगा तो कहां होगा, फिर दोबारा ऊपर से सर्च करना स्टार्ट करेंगे। जे से बड़ा है एक्स, जे से बड़ा है तो जे के राइट वाले चाइल्ड में जाएगा। यहां देखिए एक्स क्या है, के एम आर एक्स, एस के भी बाद आता है, तो यहां पर हमने एक्स को इंसर्ट कर दिया, लीफ नोड में इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद अब आप देखिए ये ओवरफ्लो कंडीशन बन गई। मैक्सिमम कीज कितनी थी, ऑलरेडी फुल नोड था, 4 थी, तो आप क्या करेंगे, मीडियन जो एलिमेंट है उस एलिमेंट से आप इसको स्प्लिट करेंगे, और जब आप इसे स्प्लिट करेंगे तो ये क्या जाएगा, पेरेंट नोड में। ये देखिएगा पेरेंट नोड के अंदर इंसर्ट होगा। क्या पेरेंट नोड में जगह है, तो क्या बना आपका, ये वाला ट्री बना, है ना। ये जो आर था ये इंसर्ट होके पेरेंट नोड में चला गया, तो देखिए ये आर जो था ये इंसर्ट होके पेरेंट में चला गया। आर के लेफ्ट में आ गया के एम, और आर के राइट में आ गया एस ऑफ एक्स। ठीक बात है, तो इस तरह स्प्लिट होके ये कौन सा ट्री बना स्प्लिटिंग के बाद, ये एक्स तक आपने इसमें डाल दिया। ठीक बात है, चलिए तो एक्स तक हम इंसर्शन कर चुके, अब इसके आगे का देखते हैं। एक्स तक हम कर चुके हैं, ठीक है बेटा। अब देखो सी, अब आपने सी इंसर्ट किया। लास्ट क्या था हमारा ट्री, ये ट्री था, है ना। इस ट्री में अगर मैं सी को इंसर्ट करूं तो क्या होगा, पहले यहां से चेक करेंगे, ऊपर से रूट से, एफ से छोटा है सी, तो एफ के लेफ्ट वाले सब ट्री में जाओ, है ना, और ए बी सी डी ई के हिसाब से बी और डी के बीच में सी को इंसर्ट कर दो, तो क्या बनेगा, ये वाला जो नोड होगा ये क्या बन जाएगा, ए बी सी डी ई, ऐसे बनेगा सी को इंसर्ट करने पे, है ना। और जब ये फुल नोड था तो ये सी से ब्रेक होके ऊपर जाएगा, नोड ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट होगा, और जो सी होगा वो पेरेंट नोड में चला जाएगा। सी के लेफ्ट में आ जाएगा ए बी, और सी के राइट में आ जाएगा डी ई। तो यही चीज यहां पर शो हुई है, देखिए जब आपने सी को इंसर्ट किया तो सी ब्रेक होके स्प्लिट हुआ, सी से स्प्लिट हुआ और पेरेंट नोड में सी चला गया, लेफ्ट में आ गया ए बी और राइट में सी के आ गया डीई, तो यहाँ पे सी भी हमने इंसर्ट कर दिया। अब अगला है एल। एल कहाँ इंसर्ट होगा, देखिए यहां देखिए ये वाला ट्री था, इसमें इसी वाले ट्री में पहले हमने ये स्प्लिट किया, तो जब हमने ये स्प्लिट किया तो ये वाला पार्ट तो डन हो गया, ये वाला पार्ट डन हो चुका हमारा, है ना। अब देखते हैं अगला क्या है, एल। इस ट्री में अगर मुझे एल स्टोर करना है, एल को इंसर्ट करना है, तो कहां करें, एफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, जे और आर के बीच में एल आएगा, ठीक बात है। तो कहां आएगा, जी एच आई जे के एल एम, आई जे के एल एम, तो इसका मतलब इस वाले नोड में मुझे एल को इंसर्ट कर देना है। स्पेस है इसके अंदर, के एम दो ही कीज है, 4 हो सकती है, तो एल कहां आएगा, के और एल एम के साथ आपका एल आके बैठ जाएगा, ठीक है। अपनी प्लेस पर हमने एल को इंसर्ट कर दिया। अब अगला देखो, ठीक है, एल भी इंसर्ट हो गया। चलिए अब एन की बात करेंगे, एन कहां इंसर्ट होगा, देखो अब यहां पे ये स्प्लिट हो चुका, यहां पर हमने डाल दिया, अब इंसर्ट क्या होना है, अगला एन। एन को जब इंसर्ट करेंगे तो एन भी इसी नोड के साथ, क्योंकि जे से बड़ा है और आर से छोटा है, तो ये के एल एम एन सारे के सारे इसी नोड के अंदर चले जाएंगे, एक एक करके सारे एक ही नोड के अंदर यहाँ पर हो गए। अब ये नोड जो है ये एक फुल नोड बन चुका है, ठीक है। अब अगला आया आपका टी। टी कहां पर इंसर्ट होगा, यहां पर देखो, टी कहां जाएगा, पी क्यू आर एस टी, टी इस वाले नोड में जाएगा नेचुरली, और टी के बाद यू भी इसी वाले नोड में जाएगा, है ना, ठीक बात है। तो टी और यू दोनों इसी नोड में चले जाएंगे, टी और यू दोनों इस नोड में चले गए, तो यहां पर टी और यू आपने यहां पर डाल दिए। अब ये सारे नोड इंसर्ट करने के बाद ये सिचुएशन आपकी ट्री की आ गई। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, यहां से सर्च करना है, जो वैल्यू है जिस वैल्यू के बीच में है उस चाइल्ड के पास जाना है, अगर उसमें स्पेस है तो इंसर्ट करना है, नहीं है तब भी इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करके मीडियन से स्प्लिट कर देना, ठीक बात है, हो गया इतना काम। अब आपको पी इंसर्ट करना है। पी क्या आएगा बताओ, पी क्यू आर, जे और आर के बीच में पी आएगा, जे और आर के बीच में आएगा, तो इसका मतलब यहां पर पी आएगा, है ना, के एल एम एन ओ पी, तो इसका मतलब के एल एम एन और पी यहीं पे आएगा, क्योंकि आर से छोटा है तो और जे से बड़ा है, तो इस बीच में आएगा। अब यहाँ 5 हो जाएंगे तो ये स्प्लिट करेगा, जब ये स्प्लिट करेगा तो कहां से स्प्लिट करेगा, ये नोड क्या बनेगा,
KLMNP 5 वैल्यू आएंगी, है ना, और ये बीच वाली जो वैल्यू है इससे स्प्लिट कर जाएगा। अब जब ये स्प्लिट करेगा तो ये M कहां मूव होगा? पेरेंट में, ठीक बात है। और पेरेंट में ऑलरेडी कितनी कीज हैं? 4 कीज हैं। M कहां जाएगा? J और R के बीच में। तो क्या होगा? वहां भी ये जो होगा वहां से फिर दोबारा से स्प्लिट होगा। कैसे? जब ये M यहां से स्प्लिट हुआ तो जो आपका ये जो नोड है ऊपर वाला, ये क्या बना? CFJMR, ये बना। अब ये फुल नोड था, ये ओवरफ्लो करेगा तो ये जो J होगा ये स्प्लिट होके एक नोड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, रूट बना देगा ट्री का, है ना। तो देखिए क्या हुआ, ये देखिए क्या बना। यहां से जब हमने ये स्प्लिट किया तो M के चिल्ड्रन एक है KL और दूसरा है NP। M के चिल्ड्रन एक है KL, दूसरा है NP। और जब वो स्प्लिट हुए, जब फर्दर वो स्प्लिट हुए तो देखिए लेफ्ट साइड में CF रह गया JK और राइट साइड में MR। JK लेफ्ट साइड में CF रह गया और राइट साइड में MR। इस तरह से ये जो ट्री था ये ग्रो कर गया ऊपर की तरफ, रूट की तरफ इसने ग्रो किया, है ना। शुरू में जब हमने बी ट्री की प्रॉपर्टी पढ़ी थी वहां पर क्या था कि बी ट्री जो है वो रूट से ग्रो करता है और रूट से ही श्रिंक करता है। तो जब हम इंसर्शन कर रहे हैं तो ये विजिबली हम देख सकते हैं कि ये रूट की तरफ ही इस ट्री ने ग्रो किया, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया आपका एक सिंपल इंसर्शन। अब ये एक क्वेश्चन था, अब इसके बाद एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका आया हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं, जिसमें कि टी की वैल्यू गिवन है ना। यहां से आपको एक एक स्टेप में करके दिखाऊंगी और आपको अच्छे से ये बात समझ में आएगी। एक ट्यूब में 1920 में ये क्वेश्चन आया था और इसमें क्या है, मिनिमम डिग्री ऑलरेडी गिवन है 3 और अब आपको ये सारे नोड्स एक इनिशियली एम्प्टी बी ट्री में इंसर्ट करने हैं और दिखाना है गिव नंबर ऑफ नोड स्प्लिटिंग ऑपरेशंस दैट टेक प्लेस। मतलब नोड को कितनी बार नोड जो है वो स्प्लिट हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम नोड्स को इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करें, इंसर्ट 10, ठीक है। चलिए अगर मैं यहां पे डायरेक्टली इंसर्ट करूं, मुझे पता है टी की वैल्यू क्या दी हुई है 3, तो चलो मैक्सिमम चिल्ड्रन निकाल लेते हैं। जब भी हम इंसर्शन करते हैं मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने हैं, 2t, तो दैट मीन्स 6, है ना। तो मैक्सिमम कीज कितनी हो गई, मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज आर 5, है ना, चिल्ड्रन -1, ठीक बात है। जब आप मिनिमम वाली वैल्यूज हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसर्शन के टाइम पर हमें मैक्सिमम का ध्यान रखना है कि ओवरफ्लो कंडीशन नहीं आनी चाहिए। मिनिमम का ध्यान कब रखेंगे, जब डिलीशन करेंगे, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब एक एक करके इंसर्शन स्टार्ट करते हैं। अब यहां से मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये बात समझ में आ रही है कि पहली जो 5 वैल्यूज हैं वो तो एक ही नोड में इंसर्ट कर देंगे, हम एक एक करके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, 10 की बात कर रहे हैं, है ना। जब चलिए 10 और 25, 20, 35 और 30 इनको हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट दीज एलिमेंट्स, है ना। क्या बना, एक नोड बन गया हमारा। एक नोड में ये 5 वैल्यूज एक साथ चलेगी, असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगी, है ना। मैं एक साथ शो कर रही हूं, आप एक एक करके भी दिखा सकते हैं कि पहले 10 गया, फिर 25 गया, फिर 20 गया, किस तरह से आप एक एक करके अरेंज करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके शो कर लेते हैं, जिस तरह से एग्जाम में आपको लिखना है उसी तरह से यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ 10, ठीक है। फिर जब आपने इंसर्ट किया 25, तो 25 इंसर्ट करने के बाद क्या बना, 10 और 25। फिर आपने इंसर्ट किया 20, 10 और 25 हम इंसर्ट कर चुके। फिर आपने इंसर्ट किया 20, तो क्या हुआ, ये 20 कहाँ आया, 10 और 25 के बीच में, 10, 20, 25, ठीक है बेटा। फिर आपने क्या इंसर्ट किया, 20 इंसर्ट हो गया, 35, अगला इंसर्ट किया 35, क्या बना, 10, 20, 25, 35, ये 4 वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब 30, नेक्स्ट आपने इंसर्ट किया 30, 30 इंसर्ट करते क्या हुआ, क्या बना, 10, 20, 25, 30 और 35, ये बना, ठीक बात है। ये सारे के सारे नोड बन गए। अब इस इंसर्शन के बाद 30 तक इंसर्ट हो चुका। अब हमें क्या डालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कीज कितनी हो सकती है 5।
तो अब ये जो नोड है ये फुल है, और ये अगर फुल है तो ये क्या होगा, अगर मैं एक और की इसमें डालूंगी तो ये स्प्लिट हो जाएगा, है ना। तो अगला हमने क्या इंसर्ट किया इसमें, 55। नेक्स्ट मैंने क्या इंसर्ट किया, 55। तो 55 कहाँ आएगा, अब चलो ऐसे बना लेते हैं। 55 को इंसर्ट किया, कहाँ इंसर्ट हुआ, 10, 20, 25, 30, 35 और 55, है ना, इस तरह से हुआ होगा। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 अगर है तो मीडियन कौन से हो गए, ये दो मीडियन नोड्स हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, 5 से ज्यादा मुझे नहीं बनाने, तो मीडियम नोड से मैं इसको स्प्लिट करूंगी। और स्प्लिट करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि या आप कोई भी चीज फॉलो करेंगे, या तो लेफ्ट वाला ऊपर पुश कर देंगे या राइट वाला। चलो हम इस तरह से लेके चल रहे हैं कि हम लेफ्ट वाले को ऊपर पुश करेंगे, इसे मैं ऊपर ब्रेक करूं तो क्या बनेगा इसके बाद ट्री, 25 जो है क्या बना बेटा, 25 तो आपके रूट में चला गया, है ना। और 25 का लेफ्ट चाइल्ड बना 10 और 20, और 25 का जो राइट चाइल्ड बना वो क्या बना, 30, 35 और 55। ठीक बात है। तो स्प्लिटिंग के बाद ये आपका ट्री जनरेट हुआ, इस तरह से हमने स्प्लिटिंग शो करनी है, ठीक है। ये चीज मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आप इसको बना के स्प्लिट करके दिखाएं। ये हमने यहां पर इसलिए बनाई है ताकि हम नोट कर सकें कितनी बार स्प्लिटिंग ऑपरेशन हुआ है, ठीक बात है। तो पहला स्प्लिट ऑपरेशन हमने यहां परफॉर्म कर दिया, है ना। इसको साथ साथ लिख देते हैं, दिस इज फर्स्ट स्प्लिट, पहला स्प्लिट, ठीक है। काउंट करेंगे नंबर ऑफ स्प्लिट कितने हुए हैं, चलिए। अब यहां हम 55 तक इंसर्ट कर चुके हैं, अगला हमें क्या इंसर्ट करना है, 40 कहाँ आएगा बताओ, कैसे करेंगे, मैक्सिमम कीज कितनी हो सकती है, 5 हो सकती हैं। तो मैं एक साथ आपको कुछ नोड एक साथ इंसर्ट करके दिखाऊंगी कैसे आप एग्जाम में एक एक नोड इंसर्ट करके नया ट्री बनाएंगे बेटा हमेशा। अब आपको क्या करना है, 40 इंसर्ट करना है, 25 से बड़ा होता है 40, तो इस वाले नोड में स्पेस है, इसमें इंसर्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसमें 40 को इंसर्ट करूं तो ये ट्री क्या बनेगा, इस तरह से। चलो पहले इसे 55 भी शो कर दो, कंफ्यूजन हो जाएगा। 40 को मैंने इंसर्ट किया तो क्या बना, 25 के लेफ्ट में क्या आया, 10, 20, है ना, और राइट में क्या आया, 30, 35, 40 और 55। ठीक बात है, ये काम हो गया। अब 40 भी इंसर्ट कर चुके हैं, अब हमें क्या इंसर्ट करना है, 45। जब हम 45 को इंसर्ट करेंगे तो 45 भी इसी में इंसर्ट हो जाएगा। 25 से सर्च करेंगे, 25 से बड़ा है 45, तो 45, 40 और 55 के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं कि 40 और 45 दोनों ही हमने इंसर्ट कर दिए, तो मैं इसी नोड में इन्हें क्लियरली यहां पर शो कर सकती हूं, है ना। क्या बना, 30, 35, 40, 45 और 55 बन गया ये, है ना। 40, 45 और 55, यहां तक 45 तक हम इंसर्शन कर चुके। अब रिमेनिंग जो है वो ये वाले हैं, 50 से आगे के जो नोड्स हैं, जो कीज हैं, वो हमें अपने ट्री में इंसर्ट करनी है, ठीक है बेटा। अब यहां से अब देखिए नेक्स्ट क्या ट्री था, इट वॉज 25 के लेफ्ट में था 10, 20, दिस इज 10, 20, और राइट में था 30, 35, 40, 45, 30, 35, 40, 45 और 55, ये था, ठीक है। अब अगला इंसर्ट क्या करना है आपको, 50, 55, 60, 75, 50, 55 और 60, 75, 70, 60, 75, 70। पहले इतने नोट्स को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। यहां तक हमारा काम हो चुका। अब हमें अगला क्या इंसर्ट करना है, 50 इंसर्ट करना है। जब हम 50 इंसर्ट करेंगे तो फिर क्या करेंगे, 25 से बड़ा है, यहां जाएंगे, इस नोड में 50 को इंसर्ट करेंगे। तो यहां जब 50 इंसर्ट होगा तो बताना ये नोड क्या बन जाएगा, ये वाला जो नोड होगा ये क्या बनेगा, यहां पर शो कर देते हैं। क्या हुआ, ये 30, फिर हुआ 35, फिर हुआ 40,
फिर हुआ 45, फिर 50 और 55, है ना। ओवरफ्लो कंडीशन हो गई। ओवरफ्लो कंडीशन में ये स्प्लिट करेगा और स्प्लिट करने में ये दो नोड मीडियन नोड्स हैं, तो पहले वाले को हम चूज कर रहे थे, पहले हमने पहले वाले को चूज किया था, तो यहां भी हमने पहले वाले को चूज किया और यहां से हमने ये स्प्लिट किया। स्प्लिट करने पर क्या बनेगा बेटा, जब हमने इसे स्प्लिट किया तो ये कहां जाएगा, पेरेंट वाले नोड में, है ना। तो 25 के साथ में 40 चला जाएगा, तो क्या बना ये बताओ, 25 और 40, ये रूट नोड में चला गया। 25 से छोटे हैं 10 और 20, वो अभी भी इसके साथ है ना। और 40 के लेफ्ट में क्या थे, 40 के लेफ्ट में थे 30 और 35, 30 और 35, ये 40 के लेफ्ट में रहेंगे। 40 के राइट में क्या आ गए, 45, 50 और 55, 45, 50 और 55, ये 40 के राइट में आ गए, है ना। और ये जो है ये आपका कौन सा स्प्लिट हुआ, सेकंड स्प्लिट। ध्यान रखें आपको स्प्लिट्स काउंट करने हैं, ये पूछा गया है कि कितनी बार स्प्लिट ऑपरेशन नोड स्प्लिटिंग हुई है, ठीक है। चलिए, तो आपने 50 भी इंसर्ट कर दिया, 50 इंसर्ट हो गया। अगला क्या इंसर्ट करना है आपको, 55। देखिए नेक्स्ट इंसर्शन किसका है, 55 का, है ना। 50 के बाद 55 इंसर्ट होना है। चलिए 55 को इंसर्ट करिए, तो 55 का इंसर्ट मैं डायरेक्टली इसी में दिखा रही हूं, इंसर्शन या इंसर्ट 55। अब एक 55 पहले से था, एक और 55 इसकी साइड में ही इंसर्ट हो गया, ठीक बात है। चलिए अब क्या है 60, जब 60 भी इंसर्ट करेंगे तो 60 भी यहीं पे इंसर्ट हो जाएगा, ये लो 60 भी यहीं पर इंसर्ट हो गया इसी नोड में, है ना। अब ये फुल नोड है, दिखाई दे रहा है, अब ये फुल नोड है। हम इसमें कुछ भी इंसर्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। 75 को इंसर्ट किया हमने, 60 को इंसर्ट कर लिया था, अब हम 75 को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। 75 को इंसर्ट करते ही यहां क्या आ गया, 75। बस अब क्या करेगा, ये स्प्लिट करेगा। स्प्लिट में ये दो मीडियन नोड्स हैं, इनमें से लेफ्ट वाले को हम ऊपर पुश कर देंगे, तो क्या बना बेटा स्प्लिटिंग के बाद, है ना, यहां से स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिट, ठीक है। क्या बना, 25, 40 और 55। 55 ऊपर आ सकता है क्योंकि चार, अभी तो 3 ही कीज हो रही हैं, मैक्सिमम कीज 5 इसमें हो सकती है ना। 25 के लेफ्ट में क्या है आपका, 10 और 20। 25 के राइट में क्या है, 30 और 35। फिर 40 के लेफ्ट में, 40 के लेफ्ट में और 55 के लेफ्ट में क्या है, 40 के राइट और 55 के लेफ्ट में क्या है, 45 और 50। दिस इज 45 एंड 50। और 55 के राइट में क्या रह गया, 55, 60 और 75। ये आपका काम हुआ, है ना। और ये आपने कौन सा वाला कितनी बार स्प्लिट कर दिया, थर्ड स्प्लिट। दिस इज योर थर्ड स्प्लिट। देखो स्प्लिट काउंट कर रहे हैं हम, पहले पहला स्प्लिट पीछे था, यहां हमने सेकेंड टाइम स्प्लिट किया था और यहां हमने थर्ड टाइम स्प्लिट कर दिया। कहां कहां इंसर्शन हो चुका, 75 तक हम इंसर्ट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो हमने यहां पर 75 तक इंसर्शन कर लिया। चलिए देखिए, ओके अब अगला देखते हैं क्या क्या बचा हमारा। 75 तक बेटा हम कर चुके हैं, ठीक है। 75 के बाद ये नोड और बचे जिन्हें हमें इंसर्ट करना है, 70, 65, 80, 85 और 90। 70, 65, 80, 85 एंड 90। एक बार चेक कर लेते हैं, 70, 65, 80, 85 एंड 90, ठीक है। these nodes has to be inserted। ये ट्री था, इस ट्री से फर्दर शुरू करेंगे, तो इस ट्री को कॉपी कर लेते हैं। 25, 40, 55, दिस इज 25, 40, 55, इधर था 10, 20, ठीक है। इधर लेफ्ट में था 30, 35, 45, 50, 30, this is 30,
35 और 45 50 ये दो नोड हैं, और 55 60 75, दिस इज 55 60 और 75। चलिए ये ट्री है ना। अब यहां पर हमें क्या इंसर्ट करना है, 70। तो देखो यहीं से विजिबल ही है। अगर मैं 70 को यहां पर इंसर्ट करूं तो 70 यहां आ जाएगा, यहां से सर्च करना स्टार्ट करेंगे, 55 से बड़ा है, इस नोड में आएगा, तो मैं इसी नोड में अपडेट कर रही हूं, इंसर्ट 70, है ना। और 65 में जब हम 65 को इंसर्ट करेंगे तो वो भी इसी में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक बात है। और 80 भी इसी में जाएगा, ठीक बात है। चलिए पहले 65 और 70 को कर लेते हैं। तो ये क्या बना, 65 इसमें 75 ऑलरेडी था, तो 65 70 और 75, है ना। 75 पहले से था। ये दोनों नोड मैंने अपनी पोजीशन पर इंसर्ट कर दिए। अब अगर मैं इसमें 65 भी इंसर्ट हो चुका, ठीक है। अब अगर मैं 80 को इसमें इंसर्ट करूं तो 80 कहां इंसर्ट होगा, यहां इंसर्ट होगा, है ना। यहां इंसर्ट होते क्या होगा, स्प्लिट, ये ओवरफ्लो हो गया, मैक्सिमम 5 की हो सकती है, तो ये मीडियन है, ये दो मीडियन है। अब ये दो मीडियन में से कौन सा वाला ऊपर जाएगा, ये वाला, है ना। दिस हैज टू बी शिफ्टेड अपवर्ड्स। तो ये क्या है, स्प्लिट, अगेन स्प्लिट। कौन सा स्प्लिट, कितने स्प्लिट हो चुके थे, 3 स्प्लिट हो चुके थे, तो ये 4th स्प्लिट है ना। तो अगेन इट विल बी स्प्लिटिंग, दिस इज योर 4th स्प्लिट, दिस इज 4th स्प्लिट। चलिए अब जब ये स्प्लिट होगा तो ये 65 कहां मूव कर जाएगा, पेरेंट के पास, है ना। इसे पेरेंट पे मूव करा दो। तो पेरेंट के पास क्या हुआ, अभी 3 ही कीज हैं, 4 हो सकती हैं, तो क्या आया यहां पर 20 40 55 और पहले वाला क्या था 65। ध्यान रखिएगा हम लेफ्ट बायस्ड बी ट्री बना रहे हैं, लेफ्ट वाली जो मीडियन की है उसे ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, तो हर बार लेफ्ट वाली को ही शिफ्ट करेंगे। 30 35, ठीक बात है। फिर 45 50, फिर अब इधर देखिए 55 के बाद, सॉरी 55 के बाद क्या आ रहा है आपका, 55 और 60, है ना। 65 के लेफ्ट में आ गया 55 और 60, और राइट में आ गया 70 75 और 80। ये नोड आ गया इसके राइट में। तो यहां तक आप इंसर्ट कर चुके हैं, 80 तक हम इंसर्शन कर चुके हैं। अब 85 और 90 को जब हम इंसर्ट करेंगे बेटा, तो देखिए इंसर्ट इसी में कर दीजिए, इंसर्ट 85 एंड 90। तो इंसर्शन के बाद क्या हो जाएगा, 85 और 90 इसी के अंदर आ जाएंगे। तो ये क्या बना, दिस इज 85 एंड दिस इज योर 90, है ना। क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज 5 अलाउड है, तो 5 इसके अंदर चली जाएंगे, बस दैट्स इट। तो दिस इज योर फाइनल ट्री आफ्टर द इंसर्शन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। और अगर आपको कोई पूछे हाउ मेनी नंबर ऑफ स्प्लिट्स हैव बीन जनरेटेड, तो टोटल नंबर ऑफ स्प्लिट्स क्या होगी, नंबर ऑफ स्प्लिट्स आर इक्वल टू 4, टोटल नंबर ऑफ स्प्लिट्स आर, ठीक बात है। इस तरह से आप अगर एग्जाम में आपके कोई बी ट्री का इंसर्शन आता है तो आप इन सारी रूल्स का फॉलो करके इजीली कोई भी इंसर्शन का काम कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए इस तरह से अब देखिए यहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ऑलरेडी, ठीक है। अब नंबर बी ट्री और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बी ट्री में डिलीशन केसेस विद एग्जांपल में डिलीशन पढ़ाऊंगी, ये वो वाला क्वेश्चन है। फिर दोबारा कुछ नंबर ऑफ कीज दी हुई है और आपको एक ट्री बनाना है, टी की वैल्यू 3 दे रखी है। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है 2 3 4 बी ट्री, तो 2 3 4 बी ट्री का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम चिल्ड्रन तो है 2 और मैक्सिमम चिल्ड्रन है 4, इसका मतलब है ऑर्डर 4, m इज इक्वल टू 4, ये गिवन है, ठीक है। तो ऐसे कोई बिल्कुल परेशान नहीं होना, इस तरह से अगर दे रखा है तो इसका मतलब ऑर्डर 4 का बी ट्री बनाना है आपको, दैट्स इट। मैं देखूंगी ये क्वेश्चन मैं आपको रिलेशन पढ़ाने के बाद सॉल्व करा दूंगी, ठीक है बेटा। चलिए तो दिस इज इट। अब आज यहां तक हमने पढ़ लिया, अगले लेक्चर में हम बी ट्री का डिलीशन पढ़ेंगे। थैंक यू।